गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी हमने देखा था। अब हम इसके आगे के देखेंगे कि ये इसने क्या काम किया। तो देखिए इसके दो चरण रहे, एक उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण। ठीक है, उदारवादी से आपको नाम समझ में आ रहा होगा। उदार मतलब इनके जो काम थे वो थोड़े उदार थे। ठीक है, ऐसे समझिए। और जो उग्रवादी थे, उग्र समझ में आ रहा होगा कि इनके काम थोड़े उग्र थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके दो अलग अलग चरण क्यों थे वो हम देखेंगे। तो देखिए उदारवादी चरण ये कब से कब तक था, 1885 से 1905 था। ठीक है, 1905 तक। तो देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। पहली बात कि जब हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस पर जो नेता जो थे, जिनका मतलब थोड़ा वर्चस्व था, वो कैसे थे, उदारवादी नेता थे स्टार्टिंग में। ये याद रखिए कौन कौन थे। ठीक है, इनमें आ गए गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नौरोजी, है ना, ये सब थे। ठीक है, तो ये इन लोग ने क्या करा, इन लोग ने जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ क्या, उन्हें कैसे अपनी मतलब मांग जो है उन तक कैसे पहुंचाई। इनके जो मतलब काम थे वो बहुत उदार थे। जैसे इन लोग ये ने प्रार्थना पत्र, ठीक है, स्मरण, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। मतलब कोई उनको पत्र लिखा कि हमारी ये मांग है, ठीक है, शिष्टमंडल भेज दिया। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, उनका काम तो लूटना था। लेकिन इन लोग ने पहले ये तरीका अपनाया उदारवादी, क्योंकि इनके जो नेता थे वो उदारवादी रहे। उदारवादी दल के कार्यक्रमों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना और औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने जो कार्यक्रम थे उसमें राष्ट्रवाद को बढ़ाया। अगर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो अपने देश के लिए लड़ेंगे। ठीक है, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। उन मतलब जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है उन लोगों को अगर राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे तभी तो वो समझेंगे इस बात को। और औपनिवेशिक अर्थतंत्र, इसका मतलब ये रहा कि मतलब धन की निकासी का सिद्धांत हम आगे अच्छे से भी पढ़ेंगे। तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत बताया था कि जो है धन जो है भारत से ये लोग अंग्रेज बाहर ले जा रहे हैं। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। ठीक है, 1887 में नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको भी ये इन्होंने सोचा कि हम उन्हें भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो नौरोजी थे उन्होंने क्या भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। तो ये याद रखिए कौन कौन सी, भारतीय सुधार समिति और इंडियन एजेंसी। कांग्रेस ने 1889 में एक ब्रिटिश समिति बनाई जिसने इंडियन नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, इन्होंने क्या निकाला था, इंडियन समाचार पत्र भी निकाला था। प्रांतीय काउंसिल का गठन करना, सेना में भारतीयों की नियुक्ति करना, सैन्य व्यय में कमी इत्यादि इनकी मांगे थी। देखिए इनकी मांगों में भी ये नहीं था कि आप हमें स्वतंत्रता दे दो। इनकी मांगे बहुत ऐसी थी उदारवादी टाइप की कि प्रांतीय काउंसिल बनाई जाए। ठीक है, सेना में भारतीयों को बढ़ाया जाए, जो सैन्य व्यय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उसको कम किया जाए, ऐसी इनकी मांग थी। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल कुछ रियायतें ही मांगी। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी थी स्टार्टिंग में, ये सब कुछ रियायतें चाहते थे। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय मीमांसा जिसमें धन के निकासन जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन इसकी प्रमुख उपलब्धि है। 1892 का एक्ट भी इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। देखिए अंग्रेज़ों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी उपलब्धियां रही, जैसे इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया। तो लोगों को पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स एक्चुअली में। ठीक है, एक 1982 का एक्ट भी इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अब देखिए लोगों ने देखा जो मतलब इस कांग्रेस में थे कुछ लोग, तो उनको ये लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो प्रार्थना पत्र उनको लिखने से। तो उसके बाद आए कुछ लोग उग्र हो गए, उग्रवादी चरण आया। ठीक है, 1905 से 1919 तक नरमपंथी आंदोलन के पुरोधाओं को ये विश्वास था कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इनका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, जो नरमपंथी थे, जो थोड़े उदारवादी थे, नरम थे, ठीक है, उन लोगों को लगा कि हम ब्रिटिश शासन को मतलब सुधार सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने इतने प्रयास करे कोई काम ही नहीं हुआ तो इनको समझ में आ गया कि कोई मतलब नहीं है इस बात का। राजनीतिक रूप से चेतनाग्रस्त लोगों ने यह महसूस किया कि जब तक शासन में भारतीयों को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक देश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मतलब जो जो राजनीतिक रूप से चेतनाग्रस्त लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक शासन में भारतीयों को भागीदारी नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब भारतीयों को भी शासन, अगर वो शासन में होंगे तभी तो भारतीय तो भारत के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, तब तक देश में आर्थिक प्रगति भी नहीं होगी। ठीक है, 1892 से 1905 के बीच घटित कुछ घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को उग्र राजनीति के लिए प्रेरित करने का कार्य किया।
ठीक है। इस समय में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे क्या है कि जो राष्ट्रवादी थे वो उग्र राजनीति करना चाहते थे। 1892 के कौंसिल एक्ट की असफलता, 1898 के कानून के तहत विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित करना, ये जो काम हुए इनकी वजह से क्या है लोग उग्र हो गए। ठीक है। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को कम करना, 1904 में निर्मित इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयास जैसी घटनाओं ने इन राष्ट्रवादियों को उद्वेलित कर दिया। ठीक है। बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे क्या हुआ, जो उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे वो उग्र हो गए। तो देखिए उग्र क्यों हुए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई इस बीच। बंगाल विभाजन हो गया है ना, अभी मैंने आपको बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ आया, और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया। ठीक है। और इस तरीके की कई सारी घटनाएं हुई, अकाल भी पड़ा। ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो जिसमें खूब व्यय हुआ। तो इस तरीके की घटनाओं से ये राष्ट्रवादी उग्र हो गए। ठीक है। जहाँ उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वही उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन का अंत करके स्वराज स्थापित करना चाहते थे। अब इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो उदारवादी थे वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश शासन बना रहे उसके अंदर औपनिवेशिक शासन मिले। ठीक है। हमें काम करने की स्वायत्ता मिले। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन खत्म हो और हमारा स्वराज स्थापित हो। उग्रवादी नेता अपनी बात मनवाने के लिए संवैधानिक तरीकों से इतर स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे अस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो ये वो नहीं करते थे कि पत्र लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उन्हें बहिष्कार मतलब इनका कोई काम ही नहीं करना है। ठीक है। इस तरीके के इन्होंने तरीके अपनाए। उग्रवादी चरण के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक का नाम अविस्मरणीय है। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो लाल बाल पाल आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो ये उग्रवादी चरण के नेता थे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला 2 चरण फिनिश हो गए। ठीक है। नाम में ही सब कुछ रखा होता है। उग्रवादी और उदारवादी से आप समझ गए होगे। थोड़ा नेता इन दोनों के कौन कौन थे आप वो ध्यान रखिए। ठीक है। इनकी कार्य प्रणाली क्या थी, ये चीज़ें याद रखिए। अब इसकी नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे, बाद में बंगाल विभाजन वगैरह देखेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच जो लोग मुझे कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। बट प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर आप देखते हैं तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।